स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज हम आपको कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत भाग 3 पार्ट 3 के अभ्यास प्रश्न व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समझाएंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। रेयत का अर्थ होता है किसान। माल का अर्थ होता है ग्राम समूह। निज का अर्थ होता है बागान मालिकों की जमीन पर की गई खेती। रेयती का अर्थ होता है रेतों की जमीन पर की गई खेती। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरें। क, यूरोप में वुड उत्पादकों को रिक्त स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। इसमें भरना नील की आयात। ख, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग रिक्त स्थान के कारण बढ़ने लगी। इसमें रिक्त स्थान में आएगा औद्योगिकरण। ग, रिक्त स्थान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा, तो रिक्त स्थान में आएगा कृत्रिम रंगों की। ग, चंपारण आंदोलन रिक्त स्थान के खिलाफ था। रिक्त स्थान में आएगा नील बागान मालिकों के खिलाफ था। प्रश्न नंबर 3, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलू निम्नलिखित थे। नंबर 1, राजा एवं तालुकदारों को जमींदार मान लिया गया। नंबर 2, उन्हें किसानों से लगान वसूलने तथा कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। नंबर 3, जमींदारों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 4, महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। उत्तर, नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व को निश्चित कर दिया गया था, जबकि महलवारी व्यवस्था में भू राजस्व में समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त में राजस्व संग्रह करने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी, जबकि महलवारी व्यवस्था में ये जिम्मेदारी गांव के मुखिया को ही सौंप दी गई थी। प्रश्न नंबर 5, स्थायी बंदोबस्त नीति की क्या समस्याएं थी। उत्तर, जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। नंबर 2, जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। प्रश्न नंबर 6, महलवारी बंदोबस्त को समझाइए। उत्तर, 1822 में होल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की। इस व्यवस्था में गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह माल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी नहीं किया गया था। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। प्रश्न नंबर 7, मुनरो व्यवस्था या रेतवारी व्यवस्था को समझाइए। उत्तर, टॉमस मुनरो ने एक नई व्यवस्था विकसित की, उसे मुनरो व्यवस्था या रेतवारी व्यवस्था कहा जाता है। मुनरो का मानना था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो जमीन पर खेती करते आ रही हैं। राजस्व आकलन से पहले खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। उत्तर, मुनरो व्यवस्था की निम्न दो समस्याएं थी। नंबर 1, किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे और रैयत किसान गांव से भाग रहे थे। नंबर 2, अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 9, नील की खेती के कौन कौन से तरीके थे। उत्तर, नील की खेती के दो तरीके थे, निज और रेती। प्रश्न नंबर 10, निज खेती क्या होती है। उत्तर, इसमें बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। वह जमीन खरीद लेते थे या जमीन भाड़े पर ले लेते थे। प्रश्न नंबर 11, रेती व्यवस्था को समझाइए। उत्तर, इस व्यवस्था में बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध करते थे। इसमें रेतों को नील उगाने के लिए कम ब्याज मिल जाता था। कर्ज लेने वाले रेतों को 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण देते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल का जिम्मा किसान का होता था। प्रश्न नंबर 12, भारतीय नील की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग क्यों थी। उत्तर, क्योंकि यूरोप में बैंगनी और नीला रंग वोड नामक पौधे से मिलता था। वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, जबकि नील से बहुत चमकदार रंग मिलता था। अतः कपड़े रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। प्रश्न नंबर 13, वोड और नील में अंतर बताइए। उत्तर, वोड और नील में निम्न अंतर है। नंबर 1, वोड शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा था, जबकि नील उष्ण कटिबंधीय पौधा था।
नंबर 2, वोट से मिलने वाला रंग बेजान में फीका होता था, जबकि नील से मिलने वाला रंग चमकदार होता था। नंबर 3, वोट का पौधा इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में होता था, जबकि नील भारतीय पौधा था। प्रश्न नंबर 14, किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे या नील की खेती की क्या समस्या थी? उत्तर नंबर 1, जमीन। नील की खेती उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी और मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील के बाद वहाँ धान की खेती नहीं हो सकती थी। नंबर 2, मजदूर। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी, जबकि किसान उसी समय धान की फसल में व्यस्त रहते थे। प्रश्न नंबर 15, नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर नील आयोग के अध्यक्ष डब्ल्यू.एस. शिटनकार थे। प्रश्न नंबर 16, नील आयोग का सुझाव बताइए। उत्तर नील आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं।